Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss binomial nomenclature. आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को. व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? The system of giving scientific name to the organisms is called binomial nomenclature. ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका कार है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. The founder of this binomial nomenclature is the great biologist whose name was called Linnaeus. इस सिस्टम को किसने फाउंड किया था, किसने इसको बनाया था? एक ग्रेट बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था, वो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, ठीक है जी. उसका नाम था कार्ल लिनियस. उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर किया था. इसमें हम टू वर्ड्स का जो यूज़ करते हैं फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म. जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को प्रेजेंट करता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनस होता है, पहला वर्ड जो है वो जीनस को प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल ये एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, अनियन का साइंटिफिक नेम है एलुयम सीपा, ठीक है जी. तो फर्स्ट नेम प्रेजेंट द जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड नेम प्रेजेंट द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी. पहला नेम जो है साइंटिफिक नेम के अंदर जो दो वर्ड यूज़ होते हैं, जो टू वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसमें से पहला वाला जो है वो जीनस को प्रेजेंट करता है और जो दूसरा वाला वर्ड है वो स्पीशीज़ को प्रेजेंट करता है, ठीक है जी. यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन नेम्स दिए हैं चीज़ों के और कुछ उनके जो है वो साइंटिफिक नेम बताए हैं, ठीक है जी. ये इसलिए बताएं कि आपको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, आपने इनको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखे हैं. सबसे पहले हमने अनियन का जो है वो साइंटिफिक नेम लिखा, वो है एलुयम सीपा, ठीक है. एलुयम इज़ द जीनस नेम एंड सीपा इज़ साइंटिफिक नेम. पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है जी. सोलानम ट्यूबरोसम, अगेन इट इज़ जीनस नेम एंड दिस वन इज स्पीशीज नेम. टोमेटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम एस्कुलेंटम, ठीक है जी. सोलानम एस्कुलेंटम, सोलानम इज़ द जीनस नेम, एस्कुलेंटम इज़ स्पीशीज नेम. हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपीसिरेना, ठीक है जी. हनी बीज का साइंटिफिक नेम क्या है? एपीसिरेना. टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइगरस, ठीक है जी. पैंथेरा इज़ द जीनस नेम, टाइगरस इज़ द स्पीशीज नेम. ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम आपको पता होगा होमो सेपियंस, ठीक है जी. होमो इज़ द जीनस नेम एंड सेपियन इज़ द स्पीशीज नेम. अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या अहमियत है, इसको क्यों डेवलप किया गया, ठीक है जी. इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव द सेम साइंटिफिक नेम, ठीक है जी. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इसलिए डिस्कवर किया गया, इसलिए बनाया गया कि कोई से भी दो ऑर्गेनिजम्स के लिए दुनिया में कोई से भी दो ऑर्गेनिज्म है तो उनके लिए कोई एक नाम ना यूज़ किया जाए, ठीक है जी. इस सिस्टम के लिए ये ज़रूरी था कि इसमें जो साइंटिफिक नेम लिए गए वो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया गया, क्योंकि लैटिन जो लैंग्वेज होती है वो किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, कोई कंट्री उसको फेवर नहीं करता था. सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है जी. इसको एज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन किया गया कि दुनिया में कहीं भी बायोलॉजिस्ट काम कर रहा है, वो चाइना में काम कर रहा है, वो जर्मनी में काम कर रहा है, वो किसी भी और कंट्री में काम कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो लैटिन लैंग्वेज का ही यूज़ करे फॉर मेकिंग अ साइंटिफिक नेम. सो पहला इसका जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर था कि कोई से भी दो जो चीज़ें थी उनका एक नेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ड यूज़ किया गया है फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इसमें, विच इज़ नॉट स्पोकन बाय एनी कंट्री, ठीक है जी. नॉट स्पोकन बाय एनी कंट्री, ठीक है जी. कोई भी मुल्क जो है वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी, इसीलिए इसको भी किसी भी लैंग्वेज में फेवर नहीं किया गया और इसको एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ किया गया फॉर गिविंग द साइंटिफिक नेम टू एनी स्पीशीज़ और एनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी. दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट, दूसरा जो अहमियत है इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, वो ये है कि इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जस्ट आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें. पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही चीज़ को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है,
ठीक है जी। ऐसा ही इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट नेम आर यूज फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या होता है, एक ही जो चीज़ है उसको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जो अनियन है, अनियन इसका उर्दू इंग्लिश में नेम है, उर्दू में इसको प्याज कहते हैं, ठीक है। बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गंडा, बसल, वसल, ठीक है जी। इसको क्या कहा जाता है, गंडा, बसल या फिर वसल भी कहा जाता है। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अगर डिफरेंट रीजन में एक चीज़ को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जा रहा है तो उसके लिए एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम लोग वो साइंटिफिक नेम यूज़ करें तो उनको पता चल सके कि वो किस ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे हैं, ठीक है जी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इन डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट नेम्स वर being used फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, सेम ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्याज का है वो डिफरेंट नेम है, प्याज, गंडा, बसल या फिर वसल। ये इसकी एग्जांपल है कि पाकिस्तान के अंदर ही अनियन को इन मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट था कि जो है पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में अगर एक चीज़ को डिफरेंट नामों से बुलाया जा रहा है तो एक ऐसा स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उसी नेम से बुलाया जा सके। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था, इन सेवरल डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द सेम नेम इज़ यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या था, एक नेम को यूज़ किया जाता था बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल ब्लू बेल, ये एक ब्लू बेल जो है इट इज़ यूज फॉर डजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप फ्लावर्स। ब्लू बेल एक ऐसा नेम है जिसको मुख्तलिफ रीजन्स में डजन्स ऑफ प्लांट्स को नेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी बेल शेप फ्लावर जिनके ऊपर होते हैं, मतलब घंटी की तरह से ऐसे उनके फ्लावर्स हों, ठीक है जी, इस तरह के फ्लावर्स थे उनके। और जिन प्लांट्स के इस तरह के फ्लावर थे उनको उन्होंने ब्लूबेल का नाम दे दिया। इसी तरह से ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड एक नाम है बट इट इज़ यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, ठीक है जी। क्रो को और रेवन को वो ब्लैक बर्ड के नाम से पुकार देते थे। सो ये इम्पॉर्टेंट था कि हर चीज़ का जो है वो एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम होना चाहिए ताकि हर जब वो नेम लिया जाए तो वो स्पेसिफिकली वो चीज़ जहन में आ जाए, ठीक है जी। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे ये था कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम की कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं थी, ठीक है जी, नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी। फॉर एग्जांपल जो फ़िश है वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है विद अ बैकबोन। आपको पता है कि फ़िश के अंदर जो है वो बैकबोन होती है, वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट आर यूज्ड एज फिश। फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश, क्रे फिश, स्टार फिश, ये सारी की सारी वो फ़िश हैं जो कि वर्टिब्रेट नहीं हैं, जो फ़िश कैटेगरी में नहीं आती, बट दे आर नेम्ड एज सिल्वर फिश, क्रे फिश एंड स्टार फिश। मतलब उनको फ़िश के नेम से तो बुलाया जाता है लेकिन वो फ़िश की कैटेगरी में नहीं आती। सो द कॉमन नेम हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे सिल्वर फिश है, वो फ़िश नहीं है, उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं कि वो फ़िश है या नहीं है, बस उसको नाम दे दिया है फ़िश का। इसी तरह से जो आपकी स्टार फिश होती है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है स्टार फिश की। स्टार फिश के अंदर कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, कोई वर्टिब्रेट वो नहीं है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टार फिश कह देते हैं। ये कॉमन नेम है। सो कॉमन नेम की कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होती। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ये अहमियत है कि ये तमाम चीज़ों को जो है वो साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करता है,
ठीक है जी। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ये अहमियत है, हमने ये देखा कि कोई से भी दो ऑर्गेनिज्म का कोई सेम नेम नहीं हो सकता, बिकॉज जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम डिराइव किए गए उनको किस लैंग्वेज में लिखा गया, लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा गया, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पोकन बाय एनी कंट्री एंड नॉट फेवर्ड बाय एनी कंट्री। इसको किसी कंट्री में नहीं बोला जाता था और ना ही किसी कंट्री में इसको फेवर किया जाता था, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस लैंग्वेज को एज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया गया, ताकि दुनिया में कहीं भी अगर बायोलॉजिस्ट काम कर रहा है तो वो इसी लैंग्वेज को यूज़ करेगा, या कि वो चाइनीज़ है, वो जर्मन है, वो डच है, वो जो भी है, वो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करेगा फॉर गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था, डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान डिफरेंट नेम वर यूज्ड फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता था, इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अहम था। तीसरा पॉइंट ये था कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को एक नाम से बुलाया जाता था, ठीक है जी। इसलिए ज़रूरी था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लूबेल जो थी, बहुत सारे जिन भी फ्लावर्स की बेल शेप होती थी वो उसको ब्लूबेल कह देते थे। इसी तरह जो ब्लैक बर्ड था उसको क्रो के लिए भी यूज़ किया जाता था, उसको रेवन के लिए भी यूज़ किया जाता था। फोर्थ सिग्निफिकेंट जो पॉइंट था इसका वो ये था कि कॉमन नेम की कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं थी, ठीक है जी। उसमें एग्जांपल हमने फ़िश वाली दी कि फ़िश वर्टिब्रेट एनिमल है और फ़िश का नाम तमाम वर्टिब्रेट एनिमल के साथ आना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ पाकिस्तान में जैसे हम सिल्वर फ़िश इंग्लिश में यूज़ करते हैं, क्रे फ़िश यूज़ करते हैं और स्टार फिश यूज़ करते हैं, ये तीनों फ़िश नहीं है, इनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, इनके पास कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसको फ़िश कहते हैं, ठीक है जी। सो कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। क्या रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, ठीक है जी। देयर आर 6 रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देयर आर 6 रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इनको आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला रूल है साइंटिफिक नेमिंग, द लैटिन लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग के लिए ज़रूरी है कि कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, लैटिन लैंग्वेज का। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था कि इट इज़ नॉट स्पोकन बाय एनी कंट्री, ठीक है। सो लैटिन लैंग्वेज शुड बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। द फर्स्ट पार्ट विल बी रिप्रेजेंटिंग द जीनस नेम एंड द सेकेंड पार्ट विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्पीशीज़ नेम, ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए ऐसा जो है वो नेम यूज़ किया गया जिसके 2 पार्ट्स हों। जो पहला पार्ट होगा वो जीनस को प्रेजेंट करेगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो स्पीशीज़ को प्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। सो द थर्ड पॉइंट इज़ एवरी साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक। हर साइंटिफिक नेम को यूनिक होना चाहिए ताकि कोई से भी 2 एनिमल्स या तो कोई से भी 2 ऑर्गेनिज्म शुड नॉट हैव द सेम साइंटिफिक नेम, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है कि इसकी यूनिकनेस है कि हर साइंटिफिक नेम को यूनिक होना चाहिए। सो एनी 2 ऑर्गेनिज्म शुड नॉट हैव द सेम साइंटिफिक नेम, ठीक है जी। अब फोर्थ पॉइंट जो है, अब साइंटिफिक व्हेन यू आर राइटिंग द साइंटिफिक नेम यू विल राइट द जीनस नेम विद द कैपिटल लेटर, ठीक है जी। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं या आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो जीनस नेम जो होता है उसको कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं और स्पीशीज़ जो नेम होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये जीनस नेम है, तमाम जीनस नेम को हमने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और तमाम स्पीशीज़ नेम को हमने किससे, स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो जीनस नेम शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज़ नेम शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है जी। ये इसका 4th रूल है। 5th रूल है लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन प्रिंटिंग शुड बी इटैलिक्स, ठीक है जी। जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो साइंटिफिक नेम्स की तो प्रिंटिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो इटैलिक्स यूज़ की जाएगी, ठीक है जी। ये 5th पॉइंट है। व्हेन एवर यू आर राइटिंग इट विद द हैंड
जब भी आप किसी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर लिखूं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है जी, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी, इट शुड बी अंडरलाइंड, ठीक है जी। आप इसको अंडरलाइन कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी चीज़ का ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो 6 रूल्स कौन से थे, हम इसको रिवाइज करते हैं कि इन साइंटिफिक नेमिंग लैटिन लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। In scientific naming, there must be 2 parts of the name. The first part should be genus name and the second part will be species name. Third point, the scientific name should be unique. Scientific name को unique होना चाहिए ताकि कोई से भी 2 organism का same name नहीं हो. Fourth part, in writing the scientific name, the genus name would be written in capital letter and the species name would be written in small letter. ठीक है, जीनस को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे जैसे कि ये, और स्पीशीज़ नेम को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे जैसे कि ये, ठीक है जी। अगर आप प्रिंटिंग करें साइंटिफिक नेम की तो इटैलिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अगर आप हैंड रिटन करें तो आप नेम को अंडरलाइन कर देंगे। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, इसके जो है इसको डिस्कवर किसने किया, कार्ल लिनियस ने। ही वाज अ स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, ठीक है जी, वो एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, तो उसने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद हमने कुछ जो चीज़ों के कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम्स को देखा, देन हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टडी किया। देयर वर 6 रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिनको आपने 1 बाय 1 अंडरस्टैंड किया। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है बिकॉज रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक से रीडिंग कीजिए, मेरे लेसन को बार बार देखिए, जिससे ना सिर्फ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बल्कि लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज भी हो जाएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।